Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to ISF Academy. Assalamu alaikum to all of you. I am a Dr. Zainul Abidin, having PhD in Human Nutrition and Dietetics. So as you people know that I am your course instructor of Human Nutrition and Dietetics, and specifically we have been talking about the course of vitamins and minerals in Human Nutrition and Dietetics. So as you people know that in the previous lectures we were talking about the vitamin B1, B2, B3, vitamin B5 and vitamin B6, which are water soluble vitamins. So in this lecture we shall talking about a vitamin B7. So if you talk about the biotin or the vitamin B7, so there are specifically 3 names. आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास बायोटिन है इसे आप विटामिन एच भी कह सकते हैं और आप इसको विटामिन B7 भी कह सकते हैं. विटामिन B7 कह लें, विटामिन एच कह लें, या आप इसको बायोटिन जो है आप इसको कह सकते हैं. फर्दर मोर अगर आप लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द विटामिन B7, दैट हाउ इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड और सिंथेसाइज्ड, or what are the historical perspectives of vitamin B7. So if you talk regarding the history of vitamin B7, so rats were fed on a raw white of eggs. Simply आप ये कह लें कि अगर आप अंडे को नहीं पकाते तो उसको हम बोलते हैं रॉ एग. जब आप अंडे को पका लेंगे, कुक्ड एग आपके पास होगा, तो वो फिर आपके पास रॉ नहीं रहेगा. जब तक आप अंडे को उबालेंगे नहीं तो वो आपके पास रॉ होगा, जिसको आप अनकुक्ड एग कहते हैं. तो सिंपली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक रिसर्च आप कह लें कि लगाई गई, एक आप कह लें कि ट्रायल लगाया गया, और उस ट्रायल के अंदर आप कह लें कि जो आप कह लें कि रैट्स थे, जो चूहे थे, उनको आप कह लें कि जो कुक्ड एग्स हैं, कि आप कह लें कि जिनको उबाला नहीं गया, वो अंडे आप कह लें कि रैट्स को खिलाए गए. अब उन रॉ एग्स की वजह से क्या हुआ कि रैट्स के अंदर एक ख़ास किस्म की आप कह लें कि जो आप कह लें कि डिज़ीज़ है वो डेवलप हुई, कि जिसको आप बोलते हैं डर्माटाइटिस. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट अ डर्माटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन. एक ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर आपकी स्किन के ऊपर आप कह लें कि रैशेस बन जाते हैं, ड्राई हो जाती है या रफ हो जाती है, and ultimately they became emaciated. Emaciated means के इसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर डर्माटाइटिस डेवलप हुआ, और उसके बाद आप कह लें कि जो रैट्स थे दे बिकम अ डेड. ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि मरना स्टार्ट हो गया. इट मीन्स के जो आपके पास रॉ एग्स होते हैं, जो आप जिनको उबालते नहीं हैं, अगर आप अनकुक्ड एग या रॉ एग्स को कंज्यूम करेंगे तो इट मीन्स के जो आपकी बायोटिन है कभी भी आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी. द रीज़न इज़ दैट व्हेन यू पीपल कंज्यूम द रॉ और द अनकुक्ड एग्स, सो व्हाट हैपन कि ये जो अनकुक्ड एग्स होते हैं दे कंटेन द प्रोटीन विच इज़ नोन एज एविडिन. जो आपका एविडिन प्रोटीन होता है बेसिकली इट रेंडर्स द इफेक्ट ऑफ बायोटिन. ये बायोटिन को ना आपकी बॉडी के अंदर जज़ब होने देता है, और जो उसके फ़वाइद होते हैं या बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो भी आप कह लें इफ़ेक्ट हो जाते हैं या ऑल्टर हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एविडिन प्रोटीन इन रॉ और द अनकुक्ड एग्स. इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आपने अंडा खाना है या तो आप उसको पकाकर खाएं या आप उसको उबाल कर खाएं. इससे क्या होगा कि उसके अंदर मौजूद जो प्रोटीन है एविडिन वो डीनेचर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी ब्रेकडाउन होगी, और उस सूरत में फिर जो आपको बायोटिन है वो मिल जाएगी, क्योंकि पका हुआ अंडा भी आपका एक अच्छा सोर्स है बायोटिन का. ठीक है, इसके बाद बेटा आप इस चीज़ को कह लें कि जैसे ही
आपके जो आपके जैसे इसके बाद रैट्स को कुकड एग्स खिलाए गए या आप कह लें कि उबाल के अंडे खिलाए गए, तो इसकी वजह से दूसरे ट्रायल के अंदर जो डर्माटाइटिस है, आप कह लें कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो ये वाली कंडीशन है ये बेहतर स्टार्ट होना हो गई। फर्दर मोर अगर इफ़ यू पीपल टॉक, सो लेटर ऑन इन 1943 जो आपका विटामिन B7 है इट वाज फाइनली सिंथेसाइज्ड। इसके बाद अगर आप इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका विटामिन B7 होता है बेसिकली ये अटैच होता है एक प्रोटीन के साथ जिसको आप बोलते हैं लाइसीन। अब इस लाइसीन प्रोटीन के साथ आप कह लें कि ये अटैच होता है और इसके दरमियान जो आप कह लें कि एक किस्म का बॉन्ड होता है, ठीक है, और वो बॉन्ड आप कह लें कि एक उसका एंड होता है, एक एंड पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा आप कह लें कि ये लाइसीन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो एक हिस्से पे आप कह लें कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे हिस्से के ऊपर ये अटैच है लाइसीन के साथ, एक आप कह लें कि बॉन्ड की सूरत में। अच्छा, इसके अगर अलावा बेटे आप बात करते हैं तो बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका बायोसिटिन है, बायोसाइटिन जो बेसिकली है इट इज़ द को फैक्टर और द को एंजाइम फॉर्म ऑफ द बायोटिन, ठीक है। आप कह लें कि बायोटिन एज अ को फैक्टर के तौर पर भी एक्ट करता है और जो इसकी को फैक्टर फॉर्म है उसको बोलते हैं बायोसाइटिन। और ये जो बायोसाइटिन होती है बेसिकली आप कह लें ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स को आगे आप कह लें कि एक्टिव करती है या उनको एग्जिस्ट करती है कि वो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आप कह लें कि रोल प्ले करें। एक ये बायोसाइटिन एसेंशियल है एसिटाइल को ए के लिए, प्रोपोनाइल को ए के लिए और पायरोवेट कार्बोक्साइलेज के लिए। इन तीनों एंजाइम्स के लिए जो आपका बायोसाइटिन है ये एज अ को फैक्टर फॉर्म के तौर पर आप कह लें कि एक्ट कर रहा होता है। अब अगर आप इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी बायोटिन है, जब आप किसी भी फूड के थ्रू, किसी भी खाने से जब आप बायोटिन अपने जिस्म के अंदर लेते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि फूड्स के अंदर बायोटिन 2 फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। एक इसकी फ्री फॉर्म होती है, फ्री विटामिन होता है जिसको आप बोलते हैं बायोटिन, और दूसरी इसकी वो फॉर्म होती है कि जो प्रोटीन के साथ मिली होती है, बॉन्ड बना होता है और उस को फैक्टर फॉर्म को या उस बाउंडेड फॉर्म को आप बोलते हैं बायोसाइटिन। अगर तो बायोटिन जो है ये बिल्कुल आप कह लें कि फ्री फॉर्म में है, फ्री विटामिन है, तो ये एज इट इज़ आप कह लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपका बायोसाइटिन है ये अवेलेबल है तो बायोसाइटिन को आप कह लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए देयर इज़ द नीड ऑफ एंजाइम विच इज़ नोन एज बायोटिनीडेज। जब तक आपका बायोटिनीडेज एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा तो किसी सूरत भी जो आपका बायोसाइटिन है ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। इट मीन्स के 2 ऐसी फॉर्म्स हैं कि जिनके अंदर आपका B7 या विटामिन H जो है ये एब्जॉर्ब हो रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका बायोटिनीडेज एंजाइम है ये ना सिर्फ आप कह लें कि आपकी बायोसाइटिन की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है बट इट हैज़ ऑल्सो बीन असेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द बायोटिन। ये बायोटिन को आपकी बॉडी के अंदर रिसाइकल भी करवाता है। किस तरीके से? इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम। पहले जो आपका बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम है उसकी ब्रेकडाउन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, उसके नतीजे के अंदर आप कह लें कि जो आपका बायोटिन है ये आपकी बॉडी में दोबारा फिर रिसाइकल हो रहा होगा। फर्दर मोर अगर आप इसके स्टोरेज की बात करते हैं
तो जो विटामिन एच है या B7 है या बायोटिन है, टू सम एक्सटेंट इट हैज़ बीन स्टोर्ड इन स्मॉलर अमाउंट्स इन योर मसल्स, लिवर एज वेल एज योर ब्रेन। फर्दर मोर अगर आप इसकी एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो बायोटिन इज ऑलवेज एक्सक्रीटेड वाया यूरिन एंड बाइल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट about the biotin is the biological functions. So there are many functions of vitamin B7, but the most essential is that कि biotin or the vitamin B7 it basically acts as a cofactor for more than 5 carboxylase enzymes. It means कि carboxylase enzymes are those which are involved in the carboxylation reactions. इन 5 को आप कह लें कि कार्बोक्साइलेज एंजाइम्स के अंदर से जो पहले 4 एंजाइम्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी and amino acid metabolism, while the 5th one it is involved in the synthesis of the fatty acids. Furthermore, if you guys talk biotin, it also adds the carbon dioxide towards the 3 carbon pyruvate in the cycle of the glycolysis. So 3 carbon pyruvate goes towards the 4 carbon oxaloacetate, and you people know very well that oxaloacetate it then enters the citric acid cycle or the tricarboxylic cycle, which is also known as a TCA cycle. Remember, if there is absence of a biotin, so what will happen, that TCA cycle will stops, and when TCA cycle will stop, then you people can say that a lactate will be synthesized, which is the anaerobic byproduct of the glycolysis. So from this point you people can realize that how much biotin is important for energy and amino acid metabolism as well as for the synthesis of the fatty acids. So next on biotin, it is also involved in your liver and kidneys. कि अगर आप बात करते हैं लिवर की या किडनीज की, तो इसके अंदर भी आपका जो बायोटिन है ये ऑक्सैलोएसीटेट को आगे ले जाता है ग्लूकोज के अंदर। जब भी आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर व्हेन देयर आर वेरी लो रेजर्वॉयर्स ऑफ द ग्लूकोज, सो व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल जनरेट द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो फॉर दिस प्रोसेस, for this essential step, there is the need of the biotin. Furthermore, जो आपके पास बायोटिन डिपेंडेंट एंजाइम होता है जिसका नाम मैंने इधर आपको लिया है, विच इज नोन एज अ बायोटिनिडेज. ये जो आपका एंजाइम है ये आपके अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, स्पेसिफिकली अगर आप ल्यूसीन की बात करते हैं. और ये जो आपके अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन है ये आगे आप कह लें कि एनर्जी नीड्स जो है इसको फुलफिल करती है. फर्दर मोर अगर आप इसकी एडिक्वेट इंटेक की बात करते हैं कि आपके जिस्म के अंदर ये आपको कितना रिक्वायर है, कितना आपको चाहिए, तो अगर आप एडल्ट्स हैं, 19 साल से आपकी ज़्यादा उम्र है, 50 है, 60 है, 30 है या 20 है, तो इसके लिए आपको 30 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायर है. और जो आप इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं या आपके पास कह लें कि डिफरेंट किस्म के फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर जो इसकी डेली वैल्यू मेंशन है इट हैज़ बीन 300 माइक्रोग्राम्स. आप कह लें कि एक दिन के लिहाज से वो जो फूड है वो आपको इतना सप्लाई करेगा. अगर आप माँ के दूध की बात करते हैं या यू पीपल टॉक अबाउट द ह्यूमन मिल्क, so if you people take or consume the 100 ml of human milk, it will supply you 0.7 micrograms of a biotin. Furthermore, if you guys talk about the food sources of the vitamin B7, so it has been found in the peanut butter. If you guys take the 1 tablespoon of the peanut butter, it will supply you 30 micrograms of biotin.
अगर आप उबला हुआ अंडा खाते हैं, और मैंने आपको बताया कि उबला हुआ अंडा अगर आप खाते हैं तो ही आपको बायोटिन मिलेगा, क्योंकि रॉ एग के अंदर या अनकुक्ड एग के अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जो उसको जज़ब नहीं होने देता। तो बॉइल्ड एग अगर आप एक खाते हैं तो ये आपको 9.3 माइक्रोग्राम्स देगा बायोटिन। इसी तरीके से अगर आप एग योक, अंडे की जो जर्दी होती है, उसको पकाकर खाते हैं तो इट विल सप्लाई यू 8.4 आप कह लें माइक्रोग्राम्स। सिमिलरली अगर आप योगर्ट खाते हैं लो फैट, अगर आपके पास व्हीट ब्रैन गंदम का छिलका आप खाते हैं, या स्किम मिल्क जो है आप कह लें कि ये नियर टू लो फैट है, ये सारे अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन एच के, विटामिन B7 के, या फिर आप कह लें कि बायोटिन के। स्पेसिफिकली फर्दर मोर अगर आप बात करते हैं, अगर आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से आप कह लें कि जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत जल्दी रिलैक्स करती हैं, बहुत जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कन्वल्जन्स, के पेशेंट को एक आप कह लें कि सडन किस्म के झटके लगते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं जिसको अपने डर्माटाइटिस का, हेयर लॉस हो सकता है। आप कह लें कि इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है, जिसको आप ग्रोथ रिटार्डेशन या इम्पेयर्ड ग्रोथ बोलते हैं। फर्दर मोर आप कह लें कि इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो अपर लिमिट विच हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड फॉर द विटामिन B7 और द बायोटिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ विटामिन B7 or the biotin. Hope this lecture will be helpful for all of you, and you guys are allowed to take the screenshot as well. Thank you.